हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम उत्तराखंड। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य। इस पूरी हिल यात्रा के दौरान न केवल पहाड़ का जो म्यूजिक है, फूड है, कल्चर है, बोली भाषा है, पहनावा है, उन सारी चीज़ों पे फोकस है, बल्कि साथ के साथ सामाजिक क्षेत्र में जो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश है। और उन्हीं में से एक शख्स जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप। है ना, ईरानी गांव के रहने वाले, और जी। आपने तो बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंचा दिया जी है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो आप और आपकी टीम ने, जिन लोगों को नहीं मालूम, इनको श्रेय जाता है संचार क्रांति का श्रेय पूरा समझ लीजिए इनके गांव में इन्हीं को जा रहा है। एक वो माउंटेन मैन थे, एक ये माउंटेन मैन है। बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा बताइए ना, ये कैसे हुआ? मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर जब कोविड काल में बहुत पूरी दुनिया में जी। पूरा सिस्टम बंद था और मेरे गांव में भी लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। मैं भी जिला मुख्यालय गोपेश्वर में फंस गया था। उसके बाद जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा और एक दिन मैं अपने गांव में था और मेरे गांव के बच्चे गांव में टहल रहे थे और एक गांव के 9th में पढ़ने वाले बच्चे ने, जिसका नाम नितिन था, नितिन ने मुझसे प्रश्न किया कि प्रधान जी कि मेरे लिए ऑनलाइन एजुकेशन की क्या व्यवस्था है। सुना है कि पूरी दुनिया के लोग, दुनिया के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो उस बच्चे के प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बहुत निरुत्तर हुआ मैं। उसके बाद 2-3 दिन तक बहुत चिंतन किया, मनन किया कि वास्तव में इस बच्चे के प्रश्न का क्या उत्तर होगा, क्योंकि एज ए प्रधान मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं अलग कुछ करूंगा। उसके बाद मेरे गांव के करीब ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक छोटा सा मैदान है, वहाँ पर सिग्नल VSNL के आते थे और वहाँ पर लगभग कभी कभार सिग्नल आ गए तो हम बातचीत कर लेते थे। उसके बाद मैं वहाँ पर उस पहाड़ी पे गया। मैंने यहाँ के जो हमारा इंटर कॉलेज, वहाँ का स्थानीय इंटर कॉलेज है, उनके टीचर से बातचीत करी कि गुरुजी मेरे गाँव के बच्चे इस प्रकार की दिक्कतें हो रही, क्या आप फोन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं? केवल फोन के माध्यम से, क्योंकि नेट चलता नहीं था। तो उन्होंने पहले मना कर लिया कि बोल कि कोविड का जो नियम बोलता है इसमें बिल्कुल हम अलाउड नहीं है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने परमिशन दिया। हमने 5-5 के ग्रुप में बच्चों को वहाँ पर लेकर जाकर के, अपने रिस्क पर लेकर जाकर 5-5 के ग्रुप में पढ़ाया और वहाँ पर टेलीफोनिक माध्यम से उनको पढ़ाना शुरू किया। कभी साइंस के टीचर से बात करी, कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स से, इनसे बातचीत करके लगभग 2 घंटे का शेड्यूल पढ़ने का बनाया। तो लेकिन उसके बाद भी मतलब जब हम लगभग 10 दिन बैठे तो उसका रिजल्ट कि वास्तव में ऑनलाइन ऐसा चलेगा नहीं। तो उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया, इसका बच्चों की बाइट बनाई। उसके बाद हमने सोशल मीडिया में उसको अपलोड किया, न्यूज़पेपर्स में उसको दिया, स्थानीय न्यूज़ चैनल्स में दिया। उसके बाद BBC अपना जो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, तो उन्होंने कहीं से पता चला, तो उनके ध्रुव मिश्रा उत्तराखंड के अपने प्रभारी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत संपर्क किया कि मोहन जी आप कहाँ के हैं? मैंने कहा मैं उत्तराखंड के इस गाँव का हूँ, ईरानी गाँव का हूँ, और वहाँ मेरे गाँव में ये दिक्कत है। तो उन्होंने कहा भाई कि हम इसमें स्टोरी कवर करना चाह रहे हैं। हम उनको वीडियोज़, वहाँ उनकी फ़ोटोज़ बच्चों के वो दिए, तो तत्काल उन्होंने अपने उसमें टेलीकास्ट कर लिया। 2 दिन बाद उन्होंने अपने उसमें टेलीकास्ट किया। उसके बाद जब BBC ने पूरी खबर प्रसारित करी तो उसके बाद पूरे लोगों को पता चला कि ईरानी में ये दिक्कत है, उत्तराखंड में दिक्कतें हैं। तो उसके बाद जो उत्तराखंड के जो के रीजनल हेड हैं, विशाल अग्रवाल साहब हैं, YP सिंह साहब हैं, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत संपर्क किया कि देखिए जी आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा साहब मैं ईरानी गाँव का प्रधान हूँ, मेरे गाँव में इस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि वास्तव में आपके यहाँ ऐसी दिक्कत है? तो मैंने कहा सर ये दिक्कत हो रही है और मैं बहुत परेशान हूँ, एज ए प्रधान कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए हमें क्या करना। मैंने कहा सर एक बार मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ, यदि आप आ सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में आपको लेके जा सकते हैं। तो करीब जब लॉकडाउन लगभग समाप्ति की ओर था, उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बातचीत हुई। उसके बाद उनका एक टावर बना हुआ था मेरे क्षेत्र में, संजय गांव है, वो टावर 2 साल से बिल्कुल बंद था। उसको लगभग वो डिसमेंटल करने की कगार में, उसको बोल के तोड़ना है, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। उसके बाद मैंने कहा सर इसको तोड़िए मत, आप इस पर नया क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोग संचार से जुड़ पाएँ। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उस टावर पर अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और इवन क्या हुआ कि लॉकडाउन में उनके कर्मचारी आ नहीं पा रहे थे, वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, कहीं पे पुलिस उनको रोक रही थी, होटल्स नहीं मिल पा रहे थे। तो करीब मैं बताऊं कि वो जो संजय का जो टावर बना था 21 दिन में उनके साथ गया। कभी पुलिस उनकी गाड़ी रोकी तो पुलिस से बातचीत करी, कभी उनको होटल्स की व्यवस्था नहीं, मैं वो होटल में उनके साथ गया, उनको भोजन की व्यवस्था करी और लगभग खुद उनका जो सामान था वो कैरी करके खुद में लेके, कंधे में लेके, उसमें लेबर मिल नहीं पा रही थी। तो उस टावर को लगभग हमें करीब 26 दिन उसको टावर को वो करने में लग गया। उसके बाद उस टावर को कनेक्टिविटी कहाँ से मिल पाएगी, वो टावर कहाँ से कनेक्ट होगा? उसके लिए जो जिस जगह पे हम लोग बैठे, यहाँ पे बरही में बैठे हैं, वहाँ पर फिर बातचीत करके एक रिपीटर लगवाया और करीब वो रिपीटर का जो काम हुआ 62 दिन उस रिपीटर के काम में लग गया। तो मेरा मतलब 2 महीने उस 2 टावरों पे बनाने में लग गया, उनके साथ मदद करने में लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि 3 या 4 गांव
फिर भी जुड़ पाए। उसके बाद 6 गांव और हमारे जो नेटवर्क के छोड़ गए थे, उन लोगों ने कहा कि आपने नीचे के गांव को तो संचार से जोड़ लिया, जिसमें खुद मेरा गांव था वो जुड़ नहीं पाया था। मेरे गांव के लोगों ने कहा कि नेगी जी आपने वहाँ तो व्यवस्था कर दी, लेकिन यहाँ की क्या व्यवस्था होगी। तो मैं बहुत परेशान, फिर मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने सर लोगों का गाँव जुड़ गया, मेरा गाँव खुद जुड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नेगी जी चलिए एक बार कोशिश करते हैं कि आपके गाँव को भी हम जोड़ते हैं। तो उन्होंने सहमति दे दी, उसमें सहमति तो उनका स्वीकृति जो पत्र आया, उसके बाद बातचीत हुई। तो इशू वहाँ पे जाके अटक गया कि आपका गांव तो पैदल है, अच्छा। 6 किलोमीटर पैदल है। और किसी भी कंपनी का क्या होता है कि एक बिजनेस का रूल होता है कि भाई उनका बिजनेस कैसे आए। भाई प्राइवेट कंपनी है, उसको अपना बिजनेस देखना है कि आउटपुट कितना है उसका। तो मैंने कहा सर 6 किलोमीटर पैदल है, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि वहाँ 6 किलोमीटर पर हम सामान नहीं पहुँचा सकते, इसका इतना पैसा दे नहीं सकते हैं। उसके बाद एक रात को सोचा, फिर मैंने कहा सर मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपका जितना भी सामान होगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के 4-5 गांव के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे। और आपको समझ सकते हैं कि 4-5 गांव के लोगों को कन्विंस करना और वो भी इतना सामान पहुंचाना। मैं आपको बता दूं कि उसमें 600 कुंटल बजरी, सरिया, रेत और गिट्टी और 90 कुंटल का उनका जो स्टील स्ट्रक्चर, 10 कुंटल का आपका जनरेटर और उसके बाद ओडिसी मशीन, ऐसे लगभग इतना टनों का सामान था। और वो बहुत चैलेंजेबल था, इवन के साथ 6 किलोमीटर पहुंचाना बहुत चैलेंज से कम नहीं था। उसके बाद मैं सब लोगों से बातचीत करी, प्रत्येक गांव में गया, एक एक व्यक्ति से बातचीत करी और 1 महीना मुझे 5 गांव में पाणा, ईरानी, झिंझी, दुर्मी, पगना के लोगों को कन्विंस करने में लग गया। उनसे पूरी डिटेल बताई कि इसके महत्व भविष्य में क्या होने वाले हैं। जब हम दुनिया से जुड़ जाएंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, एस भी बन सकता है, वो दुनिया से जुड़ जाएगा, हमें इस प्रकार की सुविधा हो जाएगी। तो मेरे गाँव और 4-5 गाँव के लोगों ने मेरी बात को माना और 1 महीने बाद वो लोग तैयार हुए। और करीब 1 महीना का जो ड्यूरिंग था, हमने लगातार मेहनत करी। उस दौरान मैं आपको बता दूं कि सुबह जब सामान आता था टावर का, सीमेंट आया तो खच्चर वाला बिल्कुल नाराज हो जाता, मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं उसको हाथ जोड़ता, उसको भेज देता। शाम को पहुंचे, फिर नाराज हो गए कि भाई नेगी जी कल से नहीं जाना। फिर मैं उसके घर पे जाता रात को, उसको हाथ जोड़ता, भाई जाना ही जाना। ऐसे दूसरी गाँव में लगातार ऐसे जाता रहा। तो 1 महीने में पूरा सामान हमारा स्पॉट पे पहुंच गया। उसके बाद चैलेंज ये था कि वहाँ मौसम बहुत खराब हो रहा था, वेदर इतना दिक्कत था कि वहाँ पे बर्फ, स्नोफॉल के चांसेस बन रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके जियो से कि आप अपना जितना जल्दी उसके सामान पहुँचा दीजिएगा। तो इवन हमें उसके बाद 1 महीने में सामान पहुंचा और 1 महीने में वो टावर का स्ट्रक्चर खड़ा हम लोगों ने कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि जब टावर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसके बाद लोगों को लगा वास्तव में अब काम होने लग गया है बोल करके। अब जब लाइव करने की जब दिन आया, उसके बाद उनका जो मशीन ऊपर चढ़ रही थी, उनके जो ओडिसी मशीन थी या एंटीने थे, उस दिन बर्फ पड़ गया बहुत ज्यादा। इतना बर्फ हो गया, हैवी स्नोफॉल हो गया कि टावर पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उन्हें दिन भर उनके साथ रहा, उनको भोजन की व्यवस्था कराई और वहाँ पे अंगीठी की व्यवस्था करवाई। पूरे गाँव के 15-20 लोग उनके साथ खड़े रहे कि कहीं ये भागे ना, यहाँ से काम छोड़ कर ना जाए, साइड छूट न जाए। और लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने वो टावर खड़ा, 3 दिन लगातार स्नोफॉल हुआ और हम वहाँ पे रहे। और मैं ये बता सकता हूँ कि जिस दिन उन्होंने लाइव मतलब टेस्टिंग करी वहाँ पर और पहला सिग्नल गाँव में गया, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे गाँव के लोगों में कितना उत्साह था, कितनी खुशी थी कि लोग खुशी के मारे नाचे जा रहे थे। मैंने कहा भैया अभी टेस्टिंग पे है, लाइव अभी टेस्टिंग चल रहा है, अभी 10 दिन बाद लाइव होगा। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, अब विश्वास हो गया है कि अब टावर आने वाला है बोल करके। तो मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ। जी जी, ये आप जब ये जिक्र कर रहे हैं ना, मेरे को एक्चुअली एक बात याद आ रही है। ओहो रेडियो जो है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है। जैसे आपके गांव में इंटरनेट आया, वैसे ही पहली बार उत्तराखंड में ओहो रेडियो इंटरनेट के थ्रू दूर दूर लोग सुनने लगे। ये जो टेस्टिंग वाला आप जिक्र कर रहे हैं, जब हमारी भी टेस्टिंग शुरू हुई, मतलब वाकई में लोगों ने बोला यार ऐसा भी हो सकता था, हम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधर उत्तरकाशी में यहाँ भी रेडियो सुन सकते हैं मोबाइल पे। तो ये डेफिनेटली एक वो मोमेंट होता है। तो आज गाँव में इंटरनेट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही होगी, व्हाट्सएप कॉल हो रही है, लोग वीडियोस देख रहे होंगे। तो कैसा माहौल रहता है एक 2-4 महीने पहले की जिंदगी और एक अभी में क्या तब्दीलियां आप महसूस करते हैं? मैं पहले बताऊं कि जब पहले जो नेटवर्क से पहले जब नेटवर्क नहीं था, उस दौरान ये होता कि हमें किसी को मैसेज कन्वे करना है तो 2 किलोमीटर उसके घर में जाना पड़ेगा कि भाई ये काम है, और फिर 2 घंटा वो टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद जब नेटवर्क आ गया तो मैं फोन कर रहा हूँ उसको कि भाई गाँव में ये काम है, दिक्कत ये तो कभी कोई गाँव में कोई दिक्कत होगी, मैं गोपेश्वर में बैठा हूँ, गाँव का प्रधान हूँ, तो मुझे घर से फोन कर, प्रधान जी मुझे कल ये दिक्कत है, मुझे ये सामान भेजना है, आपको ये गाँव में ये काम करना है, या मेरा बहुत इमरजेंसी काम हो गया घर में। इवन अब ये हो रहा है कि मेरा जो घर है तो मैं नीचे से अपने घर ऊपर पापा को फोन करूँ कि पापा खाना बन गया, आप खाने आओ।
पहले वहाँ चढ़ो, आवाज मारो, तो ये सुविधा हुई है। तो बच्चे बहुत खुश है, अपना ऑनलाइन एजुकेशन वो डाउनलोड कर रहे हैं, यूट्यूब से बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। आपका जो यूट्यूब पे आपको भी सुन रहे हैं लोग, तो कभी ना कभी वो दुनिया से जुड़ गए। अब उससे लगता है यार कि दुनिया ऐसी भी है। पहले तो हमारा जो दुनिया थी बिल्कुल वो गाँव में थी, हमारा गाय भैंस खेत और उस तक सीमित है। अब दुनिया क्या है, वो दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। उनको लगता है वास्तव में यार हम ये भी हो सकता है, दुनिया में ऐसे भी चल रहा है। तो आजकल जो नाराजगी उस समय टावर बनने के दौरान थे, उनके कंधों में बिल्कुल सांचे बढ़ गए थे, वो खून भी आया लोगों को। जब उस पहाड़ी पे इतना बड़ा हैवी जनरेटर चढ़ाते हुए खून उनके उसमें भी आया, लोग परेशान हो गए, चोट भी लगी उन लोगों पे। लेकिन आज जब नेटवर्क आ गए तो बहुत खुश वो लोग हैं। आप कह रहे कि प्रधान जी वास्तव में उस दिन हम आपसे नाराज हुए, लेकिन ये चीज वास्तव में इसका महत्व आज पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे कोई ये नहीं चाहिए कोई मुझे इनाम मिले, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिले। मुझे जब उनकी खुशी दिखती है तो मुझे लगता है वास्तव में अपना काम मैं कर पाया हूँ, जो मुझे पहाड़ के लिए करना चाहिए था। जी जी। ये बताइए, ओहो रेडियो कितने लोग सुन रहे हो? अभी तो लगभग 30% लोग सुन रहे हैं मेरे गांव के। अच्छा। और आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो जब वो उस पर देखेंगे मुझे लगता है कि 100% लोग आपको सुनेंगे और इसका बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपके गांव में लोग ओहो रेडियो सुन रहे हैं तो आप ही की वजह से, बिकॉज इंटरनेट नहीं होता तो कैसे सुनते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए धन्यवाद, आपके गांव वालों को भी बहुत बहुत प्यार। तो ये आपने मैं इसको पड़ाव कहूंगा। देखिए, जब आप सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, आप बता रहे थे कि आप जब एजुकेशन के क्षेत्र में थे तब से ही कुछ करना चाहते थे, आज ग्राम प्रधान हैं आप। तो आगे क्या सोचते हैं और क्या चैलेंजेस हैं जिन पे आपको लगता है इस पे मैं आगे काम करूं? अभी जो उत्तराखंड की मैं पूरी बात करूं, हमारे यहाँ 2-3 चीज की दिक्कतें हैं। एक तो हेल्थ है, एजुकेशन है, और कम्युनिकेशन का तो लगभग मैक्सिमम काम हो रहा है। तो हेल्थ, एजुकेशन और यहाँ जो बेरोजगारी है उसको हम कैसे प्लान करें। मैं हेल्थ की बात करूं, मैं हेल्थ इसलिए कर रहा हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे गोपेश्वर है, और मैं ईरानी गांव का प्रधान हूं। कभी कोई दिक्कत होती है, हम अपने पेशेंट को गोपेश्वर ले आए, उस पेशेंट को वहाँ पे प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई परसों की बात करूँ 2 दिन पूर्व हमारे गाँव में 2 लोगों की डेथ हो गई। एक को अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक पहाड़ से गिर गए। लेकिन ये बन के हम उनको कोई व्यवस्था दे नहीं पाए, उनको बचा नहीं पाए। हमने बचाने की कोशिश करी, हमारी सरकार ने प्रयास भी किया था कि बोल के हेली भेजे, लेकिन उसके पहले वो डेथ कर गए। यहाँ ले आए, लेकिन उनको अटैक पड़ा है, यहाँ सुविधा नहीं है, डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन उनके पास मशीन नहीं है। हम लोग क्या करें? तो भविष्य में क्या हम पहाड़ के लिए ऐसा नहीं कर सकते? कोई मेडिकल का इतना बड़ा हब बने, वो सेंटर बने कि पहाड़ का लोग मरे ना। चिंता इस बात की, कभी कोई महिला गिर गई, कोई पुरुष गिर गया, कोई गर्भवती महिला गांव से आ रही है, हम लोग डंडी कंडी में लेके आते हैं। तो वो दिक्कतें बहुत दिल को कचोड़ती है। मेरी मदर लास्ट मंथ डेथ कर गई। 6 साल में उनके साथ एम्स, मैक्स ऐसे हॉस्पिटल में चक्कर काटता रहा। जब वो हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, उस हॉस्पिटल का जब बिल आता है, तो साहब उस बिल को देखते हुए दिल को रोना आता है। एक गरीब लाखों रुपया पे नहीं कर सकता है। हमारे पहाड़ में बहुत गरीब लोग हैं, तो उन गरीबों के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है? उसको लोग बेहतर हम लोग मेडिकल कैसे, क्योंकि पलायन क्यों है? पलायन का मेन कारण है मेडिकल। आदमी गोपेश्वर से रहना चाहता है, यहाँ की हवा अच्छी है, यहाँ का पानी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसलिए कि यहाँ जब बीमार हो हम जाएं कहाँ, इसलिए हमें देहरादून शिफ्ट होना पड़ता है, हल्द्वानी जाना पड़ता है। ये मुख्य कारण है। उसके बाद जो सड़क है, सड़कों की अभी भी स्थिति बहुत दयनीय है। अभी जो मेरा गाँव है, अभी 6 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं। यदि कोई बीमार हो गया, हम उसको कुर्सी में ले आते हैं। जो हमारा जैसे स्थानीय उत्पाद, हमारे पास कृषि बहुत बढ़िया है, खेती बाड़ी है, लेकिन वो आलू अच्छा होता है, राजमा अच्छा होता है, मार्केट पहुंचेगा कैसे? हमें करीब 400 रुपये खच्चर का भाड़ा देना पड़ता है। तो ये दिक्कतें हमारे लिए बहुत हो रही है। और भविष्य में मैंने कहा स्वास्थ्य शिक्षा है, इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी नौकरी करना चाहता, लेकिन नौकरी क्या होती है कि केवल अपने लिए सिक्योरिटी होती है, अपना परिवार सिक्योर होता है, मैं सिक्योर होता हूँ, लेकिन जो सोसाइटी वो सिक्योर नहीं होती है। आज हम पर, आप पर, सब लोगों की नजर है कि यार इनके माध्यम से हमारा भला होगा। आज हमने निर्जुला घाटी को नेटवर्क से जोड़ लिया, तो लगभग 10 गांव की 8000 की पॉपुलेशन नेटवर्क से जुड़ी है। आज वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं नौकरी करता केवल अपने परिवार, अपने बच्चों को सिक्योर कर सकता था, और किसी की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम पूरी सोसाइटी एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पर बहुत अच्छे बेहतर करने की आवश्यकता भी भविष्य में है। ये हम लोग का भविष्य का प्लान है। बहुत ज़बरदस्त। और आप जैसे लोग ही मुझे लगता है कि सोसाइटी को इंस्पायर करेंगे, लोगों को और जोड़ेंगे, और जिन चीज़ों पे आप कह रहे हैं कि फोकस की ज़रूरत है, उस पर डेफिनेटली काम होगा, और हम भी इसको बेबाकी से रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द मुलाकात करेंगे। अगली दफ़ा जब मुलाकात करेंगे तो किसी और टॉपिक में। मैं चाहता हूँ तब तक आप कुछ और करो। जी बिल्कुल। हालांकि ऐसे चुटके बजा के काम होते नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम बात करें तो हम किसी और टॉपिक पे बात करें, और तब तक आपने अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ और करने की ठानी हो तो उस चीज़ को लेके। और वाकई में बहुत खुशी हुई जब मेरे तक ये सूचना पहुंची थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो काफ़ी वक्त से मुलाकात की इच्छा थी, लेकिन आप यहाँ रहते हैं, मैं देहरादून में बड़ा
मुश्किल हो जाता है, एक दो दफ़ा कोशिश भी करें कि मुलाकात करेंगे। फाइनली हिल यात्रा में हम लोग मिले हैं, तो जल्द वापस मुलाकात करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे गांव वालों को, आपके साथियों को जो इसमें आपके साथ लगे। और मैं हमेशा मानता हूँ, मैंने आई थिंक मैं 11th में था, 2004-5 की बात है, दिल्ली में एक मुझे याद नहीं है कौन से सब्जेक्ट में, उसमें हमसे पूछा गया था कि इंटरनेट क्या है। जी 2004-5 की बात है ये, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ से बोला, कहीं से सुना या क्या, मुझे नहीं मालूम। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे लिए इंटरनेट क्या है। कहते हैं कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी या माखन खा लिया था, जो भी वो स्टोरी है, माँ ने कहा था मुंह खोल के देखो, तो कहते हैं कि उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था ना। तो आज हम इंटरनेट के लिए कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट का मुंह खोलो तो आपको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। यानी इंटरनेट में वो पावर है ना, उसके पॉजिटिव्स को समझने की जरूरत है। हो सकता है कोई व्यक्ति इस बातचीत को जब देखे हो कहे यार ये कौन सी बड़ी बात है, इंटरनेट आ गया, ये तो सब जगह होता है। लेकिन आप सोचिए कि जिस गांव में कम्युनिकेशन संचार की इतनी प्रॉब्लम हो, 6 किलोमीटर जाके पहली बार आप कह रहे हैं कि जब टेस्टिंग हुई कि लोग नाचने लगे बिकॉज वो दुनिया से कनेक्ट हो गए। इंटरनेट हमें क्या है, दुनिया से जोड़ रहा है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम आपने किया है। और डेफिनेटली आपकी पूरी टीम, आपके साथी, गाँव वाले, जितने भी आसपास के लोग, जो भी एक व्यक्ति ने इसमें सपोर्ट दिया, चाहे वो खच्चर घोड़े वाला हो, चाहे नेटवर्क वाले लोग हों, चाहे वो लोग हों, वो सब बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह आप लोग बेहतर काम करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Download the app now.